जी ओके, आवाज सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके चलो, अब ध्यान से सुनते जाना, फटाफट देखो ध्यान से। तो मान लो ये मेरे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट मैंने बना दिया और इसके अंदर मैं 3 सेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी और तीसरा सेट है सी, ठीक है। ये 3 सेट्स है मेरे पास। अब इसमें सबसे पहले मान लो ये सेट ए बी और सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता था? सर ए एंड बी एंड सी के सारे एलिमेंट सारी एक साथ आ जाएगी। हाँ प्लस कर देना ए बी और सी एलिमेंट। हाँ ए बी और सी सबके सब आ जाए, उसको क्या बोलते हम? ए यूनियन बी बोलते, राइट, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको शेडेड रीजन करूं तो ये वाला रीजन जो होगा, क्या ये ए यूनियन बी यूनियन सी होगा? यस सर। यस सर। पूरा रीजन क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए बी सी सब कुछ आ जाए, उसको हम बोलते थे यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का क्या बोलते थे अपन? कॉमन एलिमेंट। जैसे मान लो अगर 3 सेट मैंने बनाए ड्रॉ, तो इन तीनों का जो कॉमन रीजन होगा, क्या वो ये वाला हो जाएगा? यस सर। रीजन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी बताया था कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं, 2 सेट है मान लो, उसमें ए का मान लो एक सेट है ए, दूसरा सेट है मान लो नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट। इन दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो क्या आएगा? सर खुद आ जाएगा सर ए। हाँ ए। इसका अगर मैं इंटरसेक्शन लूं 5 के साथ तो क्या आएगा? 5। और इसी में अगर, अच्छा मान लो अगर यूनिवर्सल सेट की बात करूं, तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर मैं यूनियन ले रहा हूं ए का, तो क्या आएगा? यू ए आएगा। नहीं देखो, मान लो ये आपका बॉक्स यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल ये आपका सेट है ए, इन दोनों का यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है? कंबाइन ये और ये दोनों लेना है, यूनिवर्सल क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल। क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। और अगर इंटरसेक्शन ले तो वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये बेसिक आपकी क्लियर है। हाँ, अब इसके बाद एक रूल और होता है, ध्यान से समझना। अच्छा मुझे ये बताओ, एक और चीज, इसमें 2-3 चीज और पूछता हूँ पहले। 5th, अच्छा ए डैश का मतलब पता है आपको क्या होता है? ए डैश, यस सर। ए को छोड़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरी गुड, ए को छोड़ के बचा हुआ एलिमेंट, वेरी गुड, ए को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट। वेरी गुड। तो ए और ए डैश का अगर यूनियन ले लिया तो क्या आएगा? सर यूनिवर्सल। ए और ए डैश का इंटरसेक्शन सर ए पाई। वेरी गुड। ए और ए डैश का कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ये तो पूरा ए और ये ए को छोड़ के सब, तो आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद एक रूल और होता है इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ, वो समझो। डी मॉर्गन्स लॉ, ये 2 रूल होता है, ध्यान से समझना। फर्स्ट, कि अगर मान लो मेरे पास 2 सेट है, उनका यूनियन लिया, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला है मैंने? ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड मैंने क्या पूछा इसी से रिलेटेड? ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये 2 चीज मैंने आपको पूछी है। इसको करने का तरीका क्या होगा पहले वो समझ लो ध्यान से। अब ए यूनियन बी का होल डैश है, ए यूनियन बी का क्या है? होल डैश। अब ये डैश जब अंदर जाएगा, ये डैश जब इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या होगा? ध्यान से देखना, ए का हो जाएगा ए डैश, बी का हो जाएगा बी डैश, और ये जो यूनियन हमको दिया हुआ है, ये यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन में। यूनियन कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन में, ये ध्यान रखना। जब ये डैश अंदर जाएगा, ए यूनियन बी का होल डैश, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्लियर है? और सेम काम यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा? वेरी गुड। जो यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यूनियन में। इंटरसेक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? यूनियन में। बस ये 2 चीज आपको ध्यान रखनी है, ये 2 चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा एक चीज और सुनो ध्यान से, इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट अस प्रूव दिस बाय यूजिंग वेन डायग्राम। इसको प्रूफ करते हैं वेन डायग्राम से। तो फर्स्ट वाला प्रूव कर रहा हूं मैं। तो फर्स्ट पार्ट में जो एलएचएस पार्ट है, फर्स्ट का जो एलएचएस है उसको ड्रॉ कर रहा हूं। सब लोग ड्रॉ करो चलो खुद से। ये ए है, ये बी है, तो एलएचएस पार्ट का वेन डायग्राम में कौन सा रीजन आएगा उसको ड्रॉ करो।
सर जो दोनों सर्कल के ना यूनिवर्सल, दोनों सर्कल के आउटसाइड वाला। हाँ, इन दोनों, ये ए अगर सेट है ए, ये सेट है बी, तो ए यूनियन बी का होल्डेज मतलब इनको छोड़ के सब कुछ, तो यूनियन को छोड़ के सब कुछ कौन सा आ जाएगा, ये वाला। क्या सही ड्रॉ किया? यस सर। वेरी गुड। अब आरएचएस को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या एलएचएस और आरएचएस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस अगर सेम आएगा तभी जाके दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। अब सब लोग आरएचएस ड्रॉ करो। सर सेम आ रहा, कर लिया। कर लिया? ठीक है, चेक करते हैं। ये बॉक्स है आपका, इसमें सेट है ए, ये सेट है बी, ये सेट है ए, ये सेट है बी। अब ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आरएचएस पार्ट में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले मैं ए डैश बना रहा हूं, तो ए डैश क्या होगा? ए को छोड़ के सब कुछ, जो ए वाला है, जो कॉमन पार्ट के अलावा। हाँ, ए को छोड़ के सब कुछ। ए को छोड़ के सब कुछ अगर ड्रॉ करना है तो ध्यान से देखो, ये आपका हो गया ए डैश। ये जो पूरा रेड से मैंने ड्रॉ किया, ये आपका क्या हो गया? ए डैश हो गया। क्या समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। और बी डैश क्या होगा? बी को छोड़ के तो मैं इसको ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ। बी को छोड़ के सब कुछ को मैं ब्लू से ड्रॉ कर देता हूँ। जो बी को छोड़ के सब कुछ। अब ये ए डैश और बी डैश को हमको क्या लेना था? इंटरसेक्शन। हाँ, ए डैश और बी डैश का हमको क्या लेना? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आप देखोगे ध्यान से, रेड और ब्लू मिक्स लाइन कहाँ कहाँ पे आ रही है? सर यूनिवर्सल में जो बाहर का है, दोनों के गोलों के बाहर यूनिवर्सल ये वाला आ रहा है जहाँ पे ए और बी आ रहा है, तो यूनिवर्सल के क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है, जहाँ पे रेड और ब्लू लाइन। क्या ये दोनों सेम हो गए? यस सर। हाँ, मतलब ये रूल क्या है? सही है। तो ये थोड़ा वेन डायग्राम से भी आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो आपको ध्यान रखना, ए यूनियन बी का होल्डेज क्या होगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का होल्डेज क्या होगा? ए डैश यूनियन बी डैश। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो, तो ये आपकी दो चीज हो गई। ये आपका वेन डायग्राम भी होगा, कैसे वेन डायग्राम से हम चीजें करते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैंने एक फॉर्मूला और आपको बताया था ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मैंने फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला बताओ? सर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। हाँ, या तो एन यूज कर लो, या फिर अगर डायरेक्ट समझना तो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? ए और बी को ऐड कर दो, ए और बी को क्या कर दो? ऐड कर दो, और उसमें से एक बार ए इंटरसेक्शन बी क्या कर दो? माइनस कर दो। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो पहले। नमस्कार। क्या सब ये पता चल गया सबको? A क्रॉस B का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? सर A क्रॉस B का मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हम पढ़ेंगे आगे, जब एक बार सेट्स कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशन जब पढ़ोगे ना, तो रिलेशन में आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। अभी इसके बारे में नहीं सोचना। ये सर कार्टेशियन वो जो प्रोडक्ट। आपने सेट्स का असाइनमेंट भेजा था ना जिसमें 60 क्वेश्चन थे, हाँ हाँ हाँ। उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वो थोड़ा नहीं से हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हो सकता है उन्होंने उससे रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया होगा। वो कह रहा मैं रिलेशन में पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके सर। सर इसका थ्योरेटिकल क्या हो गया? आवाज कट रही, वापस बोलो। प्रूफ भी है। क्या कह रहे हो? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को क्या? नो सर। यस सर। ठीक है, चलो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। हाँ बोलो। तो नेक्स्ट वाली जो स्लाइड थी सर, उसमें जिसमें ए यूनियन बी और ऊपर सर ब्रैकेट में डैश था सर, उसको ऐसा नहीं कर सकते ए यूनियन बी अंदर ही कर लो, फिर उसके बाद फिर डैश जो भी निकले? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी है। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया, वो प्रॉपर्टी था। आप एलएचएस अलग सॉल्व कर सकते हो, तो उससे भी आंसर निकाल सकते हो। आरएचएस को अपनी मर्जी से सॉल्व करके भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो प्रॉपर्टी कभी कभी क्वेश्चन को सॉल्विंग करने में काम आती है। ठीक है, इसलिए वो प्रॉपर्टी सिखाई है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 सेट है आपके पास। 31 ट्राई करो, ये 31 का आंसर क्या आएगा? थर्टी वन में सोचो, प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो। या तो वेन डायग्राम से करना है, या तो प्रॉपर्टी से करना। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, फिर उसका यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। जल्दबाजी मत करो। सर डबल कॉम्प्लीमेंट के ऊपर भी डैश है ना? हाँ, बी डबल कॉम्प्लीमेंट है।
अच्छा, डबल कॉम्प्लीमेंट की भी एक प्रॉपर्टी थी, वो पहले बता दो। अगर मान लो बी पे बी का बी डैश, इसका मतलब क्या होगा? जैसे कोई सेट है ए डैश का होल डैश अगर ले लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? ए ही आ जाएगा सर। हाँ, ए डैश का होल डैश वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बताओ, ये वाला सॉल्व करने की कोशिश करो। सर ऑप्शन ए ही होगा। क्रॉस चेक करो वापस से, गलत आ रहा है। सर ऑप्शन सी ए डैश यूनियन सी है। ठीक है, जिसका भी जो भी आंसर आ रहा है उसको एक बार वापस कंफर्म कर लो और 100% कॉन्फिडेंस के साथ बताओ क्या है। टाइम दे रहा हूं मैं, आराम से सोचो। वेन डायग्राम से क्रॉस चेक कर लेना अगर नहीं समझ में आए तो। जो क्वेश्चन में दिया उसका वेन डायग्राम क्या होगा वो ड्रॉ कर लो या तो, और फिर जो ऑप्शन में दिया उसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लो, तो देख लो कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है। सर ए आ रहा है इसका। बाकी लोग और क्या आंसर आ रहा है? सर ए ही है। ये आ रहा है, आ रहा है आपका। सर हम इसको ऐसे भी कर सर 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 जैसे मैं ए को मतलब एक की वैल्यू पुट कर दूं, मतलब एज्यूम करके इसी कंडीशन में ए बी सी की वैल्यू पुट करके देखूं और जो उनसे ऑप्शन सही वो वैसे भी आंसर सही आएगा ना? हाँ सर, इसका आंसर उस कंडीशन पे ए आ रहा है मेरा, ऊपर की इक्वेशन। आपने क्या माना ए बी? सर मैंने मान लिया ए को ए से 1 to 5। हाँ ओके सर। सर बी को माना 1 to 3। लेकिन वो फिर वो पर्टिकुलर केस मान लिया ना, प्रॉब्लम ये आ गई। ऑलवेज ट्रू चाहिए मुझे, हमेशा ट्रू होगा क्या? किसी केस में मान लो ट्रू नहीं हुआ तो फिर कैसे जस्टिफाई करोगे? हो सकता है आपने जो केस माना उसके लिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है और कोई और ऑप्शन भी सही हो जाए, लेकिन मुझे एक जनरलाइज चाहिए कि ऑलवेज ट्रू। चलो देखते हैं, इसको दो तरीके से करने का सिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखो। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते, देखते कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ये डैश जब अंदर जाएगा तो देखो क्या होगा। अभी आपको मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी, डैश अंदर जाएगा तो क्या होगा बताओ? वही आ जाएगा इसमें, ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी। डैश अंदर जब जाएगा तो क्या आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, और बी डैश का डैश क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर है यहां तक? बोलो हेलो, ये स्टेप समझ में आई कि नहीं? ये डैश को अंदर भेजा तो ए का ए डैश हो गया, यूनियन इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो गया यूनियन में, बी डैश का डैश बी में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मतलब ये जो पूरा होगा एक बार इसके साथ जाएगा और एक बार इसके साथ जाएगा। याद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताई थी पिछली क्लास में? ए यूनियन यस सर इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर क्या आता था? सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सर ए यूनियन यूनियन सी। याद आया? सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। इस पूरे ब्रैकेट को एक बार बी के साथ भेजेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट जब बी के साथ जाएगा तो मतलब क्या बनेगा? ए डैश यूनियन बी का यूनियन बी के साथ, और फिर इस पूरे ब्रैकेट का ए डैश यूनियन बी, अच्छा सॉरी, ये इसका यूनियन इसके साथ, और फिर ये होगा ना, देखो आ रहा है समझ में? बीच में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन। इसको एक सिंगल सेट मान लो, इसको एक सिंगल सेट मान लो, मान लो ए मान लिया। क्या मान लिया? ए। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सही बनाया?
यस सर। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना? अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे यूनियन बी और यूनियन बी दो बार है, तो ए डैश का यूनियन बी के साथ लो, वापस यूनियन बी के साथ लो, एक ही बार लो तो भी चलेगा। बात तो एक ही है ना, दो बार लिखो या एक बार लिखो, बात तो एक ही है। देखो इस चीज का यूनियन ए डैश का यूनियन बी के साथ लिया है, फिर वापस यूनियन बी के साथ ले लिया, तो यूनियन में तो वैसे भी सब लेते हैं, तो इस चीज को वापस क्या लिख सकता हूं मैं, ए डैश यूनियन बी लिख सकता हूं। ये समझ में आ रहा है? दो बार। ये बताओ मुझे, बी यूनियन बी यूनियन ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी के बराबर ही तो होगा। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सब लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, ए को भी लेना है, बी को भी लेना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी बी को ले चुके, तो फिर वापस बी को थोड़ी लेंगे, तो बेसिकली इसको एक ही बार लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है ना? इसके बाद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, ए डैश यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, चलो यहां तक तो आ गए अपन, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, अब क्या करें बताओ? सर उसमें से कॉमन ले लेते हैं। नहीं कॉमन वॉमन ये नंबर थोड़ी कॉमन ले लोगे। ऐसा भी होता है सर, मतलब सिर्फ कॉमन सिर्फ नंबर हो सकते हैं, कोई वैल्यू या फिर आइडेंटिटी नहीं? ये सेट्स के बीच में ऑपरेशन चल रहे हैं, यहाँ से कैसे कॉमन ले लोगे आप? यहाँ से कुछ यहाँ से बी डायरेक्ट कॉमन, नंबर थोड़ी है जो आप कॉमन, फिर यहाँ पे रखोगे क्या उसकी जगह? बी कॉमन लेके क्या रखोगे? यहाँ पे 1 रखोगे। सेट है ये पूरा कंप्लीट, सिंगल नंबर थोड़ी है। ठीक है, अब चाहो तो आप जैसे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे भी यूनियन है, यहाँ पे भी यूनियन है। ठीक है, यहाँ पे भी यूनियन है, यहाँ पे भी यूनियन है। इस पूरे को ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? कल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सिखाई थी, क्या थी वो? ए यूनियन बी यूनियन सी को लिखने का एक और तरीका क्या होता है? ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। हाँ, ब्रैकेट्स को चेंज कर सकते हैं ना, याद आ रहा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट्स को इंटरचेंज आप सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती थी? एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? एसोसिएटिव। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी? डिस्ट्रीब्यूटिव। सर हाँ बोलो। सर समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा सर पीछे से। एक मिनट रुको। बात चलो एक काम करता हूँ, इसको मैं वेन डायग्राम समझाता हूँ, फिर इस पे अपन बाद में आता हूँ वापस। ध्यान से देखना, एक काम करो सब लोग, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करो, इस चीज का करो वेन डायग्राम ड्रॉ, ABC पूरा, या फिर इसका ड्रॉ करो रेड वाले का। इस रेड वाले का वेन डायग्राम ड्रॉ करो। ए इंटरसेक्शन बी डैश का होल डैश दिया हुआ था, फिर यूनियन था बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये आपको कंडीशन गिवन थी। ए डैश जब अंदर जाएगा तो ए डैश इंटरसेक्शन बी यूनियन बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है इसलिए टाइम दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, टफ नहीं मतलब थोड़ा सा पहली बार आप कर रहे हो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाएगी चीजें आसान हो जाएगी। एक बॉक्स बनाया, इस बॉक्स के अंदर तीनों सेट बना रहा हूं, ध्यान से देख लेना एक बार में। ये ए सेट, ठीक है, अलग कलर से बना देता हूं तो और अच्छे से देखा। ये सेट बी और एक और सेट इसी में बना देता हूं, सेट सी। ठीक है, अब इसमें वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो यहाँ पे तो क्या बोला है, बी इंटरसेक्शन सी। ये मान लो आपका है ए, ये बी और ये सी, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? बी और सी का इंटरेक्शन, ये वाला। क्या सही बनाया है? यस सर। ये समझ में आ गया? ये ड्रॉ कर लिया अपन ने, इसको ड्रॉ कर लिया। सर पर ये तो ए के पास में भी आ रहा है ना? क्या कह रहे हो? अरे तो वो आने दो ना, अपन को तो बी इंटरसेक्शन सी से मतलब है ना, बी और सी में तो इंटरेक्शन यही होगा ना। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? यही तो होगा। ये समझ में आ रहा है?
वो ए में भी यार उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको तो सिंपल कितना सोचना, बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, सिर्फ ये पूरा ना, दो सर्कल को आप जब भी ज्वाइन करते हो तो इंटरेक्शन तो ये होता है ना। अब उसमें ए का भी पोर्शन आ रहा है तो आने दो, लेकिन ये वाला पोर्शन तो बी और सी में भी तो आ रहा है। ये जो पोर्शन है ये तो बी और सी में भी तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी। यस सर आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, नहीं तो इसी में टाइम चल जाएगा पूरा अपना आज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे का ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये वाला पोर्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो सब लोग ट्राई करो एक बार खुद से, ए डैश का बी के साथ इंटरसेक्शन, ए डैश का बी के साथ इंटर। अब सोचो ए डैश का मतलब क्या होता है? ए को छोड़ के सब कुछ। हाँ, ए को छोड़ के सब कुछ। अब उसमें बी के साथ उसको इंटरसेक्ट करना है, बी के साथ उसको क्या करना है? कॉमन आ जाएगा। हाँ, तो ए को छोड़ के सब कुछ, उसमें बी के साथ उसको इंटरसेक्ट करना। तो देखो ये आ जाएगा, बी के साथ उसको क्या लेना? इंटरसेक्शन लेना। क्या ये सही बनाया है? यस सर। है ना? अब इन दोनों का क्या लेना है? यूनियन। इन दोनों का यूनियन लेना मतलब ये और ये दोनों लेना है। अरे यार ये सॉरी, एक गलती कर दी अपन ने यहाँ पे। रुको रुको, ये क्या गलती करी बताओ? सर यहाँ पे यूनियन आएगा। हाँ, यूनियन बी। इंटरसेक्शन यूनियन में भी तो कन्वर्ट होगा, आपने बताया ही नहीं। इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट होगा? यूनियन में। अब ए डैश का यूनियन लेना है बी के साथ, तो ए डैश लेना है, वो बी भी लेना है, तो बी तो कंप्लीट लेना ही है, और उसके साथ क्या लेना है? ए डैश। अरे ये डैश जब अंदर जाएगा तो यूनियन में कन्वर्ट होगा ना इंटरसेक्शन। हाँ जी, यस सर। बताया तो था अभी आपको। डैश इंटरसेक्शन किस में कन्वर्ट होगा? यूनियन में। फटाफट करो, चलो टाइम बहुत ले लिया आप लोगों ने। ए डैश का यूनियन बी के साथ लो, तो ए डैश और बी दोनों को यूनियन लेना मतलब दोनों लेना है, ये भी लेना है और ये भी लेना है। फटाफट कर दो। ए डैश मतलब ये, अब पूरा रीजन यूनियन में देखो सब कुछ लेना पड़ता है अपन को, तो यूनियन में जो जो भी रीजन रहा सब ड्रॉ कर दो। तो बस बेसिकली इसमें आ क्या रहा है? ए को छोड़ के सब कुछ आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। है ना? ए को छोड़ के सब कुछ आ रहा है। ए डैश का यूनियन बी के साथ लिया अपन ने, और फिर उसका यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो देखो ए डैश का मतलब क्या था कि ए को छोड़ के सब कुछ, ए को छोड़ के सब कुछ। अच्छा, उसमें यूनियन बी भी है, तो क्या ये वाला रीजन भी आएगा? नो सर, वो ए के अंदर आ रहा है ना, और हमने ए डैश यूनियन है ना, यूनियन में तो सब कुछ लेते हैं, ये भी लेना है ये भी लेना है, तो ए डैश तो बाहर वाला हो गया, लेकिन बी में तो ये वाला भी इंक्लूडेड है, तो ये भी तो आएगा। लेकिन वो ए के अंदर आ रहा है ना, तो आने दो ना, आ रहा है। तो इंटरसेक्शन थोड़ी लेना है मुझे तो यूनियन लेना है ना, तो दोनों में जो चीज आएगी वो लूंगा। इसका भी पोर्शन लेना है, इसका भी पोर्शन लेना है, तो बी तो कंप्लीट लूंगा ना मैं। यस सर, समझ। बी तो कंप्लीट लेना ही पड़ेगा आपको। देखो ए डैश यूनियन बी है, तो बी तो ये हो गया आपका रेड वाला, बी तो आपका क्या हो गया? रेड वाला, और ए डैश ये हो गया। ठीक है, अब इसको आप अगर ऑप्शन से जाओगे तो बेसिकली ऑप्शन आपका ये आ जाएगा, ए डैश यूनियन बी। ये है क्या? ए डैश यूनियन बी ही है, क्योंकि देखो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये तो ऑलरेडी बी इंटरसेक्शन सी बी के अंदर आ ही रहा है ना। यस सर। ये तो बी के अंदर इंक्लूड ऑलरेडी हो गया, ये तो बी के अंदर इंक्लूड ऑलरेडी हो गया ना, तो इसको आप नी भी कंसीडर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो बी के अंदर पहले से आ चुका है। बी इंटरसेक्शन सी जो है वो तो बी के अंदर ऑलरेडी है, तो बेसिकली ये बच्चा क्या? ए डैश यूनियन बी ही बच्चा है। समझ में आ गया? यस सर। इसको ऐसे भी डायरेक्टली भी समझ सकते थे बिना इतना सब माथाफोड़ी करे, कि ए डैश, ये आपको दिया क्या था? ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये जो बी इंटरसेक्शन सी है और इस बी के साथ इसका जब यूनियन ले रहे हैं, तो ये चीज तो ऑलरेडी बी के अंदर आ रही है, ये चीज तो ऑलरेडी किसके अंदर आ रही है? बी के अंदर। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा? ए डैश यूनियन बी। आगे समझ में आप? आगे समझ में आप? यस सर। ओके, चलो गुड। ये अगला 32 आप घर पे ट्राई करना, आसान है। 32 में कुछ नहीं बोला है। पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल भी आ जाएगा, रोम्बस भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा। क्या ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम के अंदर आएगा? नो सर। ट्रेपेजियम अलग होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। 1 2 3 4 5 को छोड़ के सब आ जाएंगे, 5 को छोड़ के सब कुछ। तो पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या आएगा? F1 मतलब पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम इज द यूनियन ऑफ स्क्वायर, ट्रेपेजियम, सॉरी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और खुद पैरेललोग्राम। F5 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। 35 वाला मैं आपको सिखाता हूँ, 36 आप फिर खुद से करना।
देखो ध्यान से, 35 वाला एक बार पढ़ लो। इन अ क्लास ऑफ 60 B25. ठीक है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 25 प्ले क्रिकेट, 20 प्ले टेनिस, 10 प्ले बोथ द गेम, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नाइदर। अब ऐसा भी आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं खेलते, इसका मतलब ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कुछ भी नहीं खेलते और ऐसे स्टूडेंट जो कुछ खेलते हैं। तो इन इस क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, मतलब टोटल क्लास की स्ट्रेंथ है 60, उसमें मतलब ये बॉक्स की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 60। आपका ये बॉक्स कितना हो जाएगा 60 का। अब इसमें दो तरह के बच्चे हैं, कुछ बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं और कुछ बच्चे जो क्रिकेट नहीं खेलते, मतलब दूसरा कौन सा गेम खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। दूसरा कौन सा गेम खेलते हैं, टेनिस। तो ये क्रिकेट वाला होगा, ये टेनिस वाला होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों गेम्स खेल रहे हैं। अब ये जो दिया 25 प्ले क्रिकेट, 25 प्ले क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या है, ये किसकी वैल्यू है? ठीक है, तो ध्यान से समझना, ये जो सर्कल दिया क्रिकेट का, इस पूरे सर्कल की वैल्यू 25 है। इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है 25। मतलब इस सर्कल के अंदर टोटल कितने लोग होंगे 25। फिर क्या बोला था, 10 प्ले टेनिस, 10 बच्चे क्या प्ले करते हैं, टेनिस प्ले करते हैं। सर 20 है। कितने, 20 सॉरी 20 बच्चे टेनिस प्ले करते हैं। मतलब जो टेनिस वाला सर्कल है, इस टेनिस वाले सर्कल की वैल्यू कितनी है 20। इस टेनिस वाले सर्कल की वैल्यू 20 है और इस क्रिकेट वाले सर्कल की वैल्यू 25 है। क्या ये समझ में आया? और इस पूरे बॉक्स की वैल्यू 60 है, क्योंकि पूरी क्लास में 60 बच्चे हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। 10 प्ले बोथ 10। अब इसमें तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। तो वो 10 बच्चे कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। वो 10 बच्चे कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। मतलब इन 25 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेल सकते हैं, और इन 20 में से भी 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। तो 10 बच्चे कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब क्रिकेट वाले टोटल बच्चे मेरे पास कितने थे 25, उसमें से 10 बच्चे क्या खेल रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस यस सर। ये वाला रीजन के बच्चे कौन से होंगे, ये ओनली क्रिकेट, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हो। सर सर इसकी वैल्यू 15 होगी। हाँ, ये वाले बच्चे कितने होंगे, जैसे इस पूरे, देखो इस पूरे सर्कल की वैल्यू 25 है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू कितनी है 25। उसमें से ये वाला पोर्शन 10 हो गया, ये जो कॉमन इंटरेक्शन वाला पोर्शन कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसमें से बचा कितना, 15 बचा। कितना बचा, 15 आया समझ में? यस सर। यस सर। देखिए ये वाला पोर्शन कितना बचा, 15, जो सिर्फ क्रिकेट है। अब ये कौन से बच्चे हैं जो सिर्फ एक ही गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट। ये बच्चे कौन से, ओनली क्रिकेट वाले, ध्यान रखना। ये बच्चे कौन से हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस नहीं खेलते हैं। ओनली क्रिकेट नॉट टेनिस, ओनली क्रिकेट नॉट टेनिस। और ये 10 वाला कौन सा रीजन है बच्चों? सर जो बोथ गेम्स खेलते हैं। हाँ, जो दोनों गेम खेलते हैं। वेरी गुड, जो दोनों गेम खेलते हैं। अच्छा, अब बताओ ये वाला रीजन कौन सा आएगा? सर जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। हाँ, जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं। और ऐसे बच्चे कितने होंगे, 10। ऐसे बच्चे कितने होंगे, 10, क्योंकि पूरे सर्कल की वैल्यू 20 थी। इस टेनिस वाले सर्कल की वैल्यू कितनी थी 20, उसमें से 10 चले गए तो कितने बचे, 10 बचे। तो ये कौन से बच्चे हैं जो ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। अच्छा, मुझे ये बताओ, इन दोनों सर्कल के बाहर वाला जो रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सर जो बच्चे कोई गेम नहीं खेलते। 5 स्टूडेंट्स जो हैं। हाँ, ये जो बाहर वाले बच्चे, ये कौन से बच्चे हैं जो ना क्रिकेट खेलते ना टेनिस खेलते हैं, वो घर पे बैठे रहते हैं। तो वो कौन से बच्चे जो नॉट क्रिकेट एंड नॉट टेनिस, ना क्रिकेट खेलते हैं ना टेनिस खेलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वेन डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा मुझे बताओ, तो ये टोटल ये 3 मिला के कितने हो रहे हैं यूनियन? 35। 15 वो ब्लू वाला रीजन हो गया, 10 बीच वाला रीजन हो गया, फिर 10 और रीजन हो गया। तो ये कितना हो गया 35। मतलब ये जो शेडेड रीजन है अंदर वाला, ये पूरा शेडेड रीजन, ये कितना हो गया 35। मतलब क्रिकेट और टेनिस का यूनियन कितना हो गया 35। तो ये बचा हुआ बाहर वाला रीजन कितना होगा 25। हाँ, टोटल बॉक्स में से ये शेडेड रीजन माइनस कर देंगे, यूनियन क्या कर देंगे माइनस। टोटल बॉक्स की वैल्यू 60 थी, उसमें से ये जो यूनियन है क्रिकेट और टेनिस का, ये माइनस कर देते 25 आ गया। मतलब बच्चे वाले कितने थे 25 थे। क्या आप समझ में आ गया? यस सर। यस सर।
ठीक है। तो क्रिकेट यूनियन टेनिस, ऐसे बच्चे जो क्रिकेट या टेनिस कुछ ना कुछ खेलते हो, मतलब क्रिकेट और टेनिस का यूनियन, वो हमने कैसे निकाला, 15 + 10 + 10 दैट इज 35। तो इस दोनों सर्कल की कंबाइंड वैल्यू कितनी आ गई, 35। दोनों सर्कल की कंबाइंड वैल्यू कितनी आ गई, 35। तो बच्चे कितने बच्चे, 60 - 35 दैट इज 25। अब ये 25 बच्चे वो होंगे जो जो दैट डज नॉट प्ले एनीथिंग, नाइदर क्रिकेट नॉट टेनिस। आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये वेन डायग्राम के थ्रू आपको ऐसे समझना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना, ये जो ब्लू रीजन बनाया है मैंने यहाँ वाला, ये जो ब्लू रीजन बनाया था, ये वो कौन से बच्चे हैं जो ओनली क्रिकेट खेलते हैं, जो क्या खेलते हैं, ओनली क्रिकेट। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। ये जो ब्लू रीजन मैंने आपको बनाया था, ये वाला ब्लू 15 वाले, ये ओनली क्रिकेट है, और ये 10 वाले ओनली टेनिस है। आगे बात समझ में सबको? आंसर बी निकाल लिया। हाँ, 36 वाला भी ऐसे ही क्वेश्चन है। यस सर, सभी आंसर भी। सर इसका आंसर 290 आ रहा है। यस सर। यस सर। फर्स्ट वाले का 25, सेकंड वाले का 290। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़े। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। चलो, एक काफी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ये वाला 38 को ध्यान से पढ़ो। सर x = y, सी ऑप्शन। नहीं, गलत है, वापस ट्राई करो। उससे ट्राई करना, मतलब चीटिंग वीटिंग मत करना, इधर उधर देख के मत करना। ये क्वेश्चन अच्छा है, खुद का दिमाग लगाओगे तो ही सीखोगे। सर ऑप्शन डी। सर क्वेश्चन 38 में डी ऑप्शन करेक्ट। डी नहीं आएगा बच्चों, वापस सोचो। सर ऑप्शन सी है क्या इसका आंसर 38 का? करो आराम से ट्राई करो, जल्दबाजी कोई मत करो। मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग अच्छा लगाना पड़ेगा इसमें। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज में चीजें दी हुई है, और कुछ भी नहीं बोला गया। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन। देखो इसका आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वापिस बता रहा हूँ, इसका आंसर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जिसका इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको समझना और इसको समझाना किसी को, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत सी बार समझ में आता ही नहीं है इसका एक्सप्लेनेशन। तो सब लोग एकदम हाईली कंसंट्रेट होकर बैठना और ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन समझो। जिसका आंसर आ भी गया तो वो भी इसका एक्सप्लेनेशन समझो, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे देखो दो तरह के न्यूज चैनल है। मान लो एक को मैंने ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन कंडीशन हमको दी हुई कि ए का 63% लोग हैं जो ए को देखते हैं, और बी न्यूज चैनल को देखते हैं 76% लोग। बी न्यूज चैनल को देखने वाले लोग कितने, 76%। ठीक है, और जो एक्स है, x% लोग हैं जो दोनों को देखते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, दोनों न्यूज चैनल को देखने वाले लोग कितने, x%। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें परसेंटेज में गिवन है। किसमें गिवन है, परसेंटेज में। एक 63% है, दूसरा 76% है, और उनका जो इंटरसेक्शन है वो x% है, मतलब वो वेरिएबल है। तो ये जो x है, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये मुझे पता करना है। मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसकी ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है और मिनिमम कितना हो सकता है ये पता करना है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है ये पता करना है। ठीक है, अब ध्यान समझना। देखो जब भी परसेंटेज में होता है तो ओवरऑल अपन क्या मानते हैं, टोटल कितना मानते हैं, हमेशा 100% मानते हैं, क्योंकि जो भी वैल्यू है वो 100% के टर्म्स में गिवन है ना। ये तो समझ में आता है आपको। ओवरऑल मैक्सिमम कितना होगा, 100 होगा। बॉक्स, ये जो बॉक्स होगा, ये बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी, 100%। अच्छा मुझे ये बताओ, इस गिवन डेटा, जो क्वेश्चन में गिवन डेटा है, एक 63 और एक 76 है, तो क्या ये दोनों डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं क्या? मतलब x की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नो सर। a को यहां बना दो और b को मान लो यहां बना दिया। सबसे पहले मैंने एक एक्सट्रीम केस कंसीडर कर लिया, क्या मैं a और b को अलग अलग कर सकता हूँ? और नहीं कर सकता हूँ, और नहीं कर सकता तो उसका रीजन क्या होगा?
सर क्योंकि ए 76% है 63% है, तो जो हमारा ये यूनिवर्सल सेट है इसका वो 100% 100% होना चाहिए। हाँ सर वेरी इसका गुड। मतलब इनमें कुछ कॉमन होगा। हाँ इनमें कुछ कॉमन होगा, क्योंकि अगर मान लो ये दोनों अलग अलग हो गए तो इनका टोटल, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालू इनकी यूनियन की, तो ए प्लस बी अगर मैं करूँ, अगर मान लो ये डिसजॉइंट सेट हो गए, अलग अलग हो गए, तो ए प्लस बी करने पे कितना आ जाएगा? 63 प्लस 76 करोगे तो कितना आएगा ये? सर 139। 139। तो 139, तो ये अब देखो बॉक्स की वैल्यू 100% है, तो ये 139 हो सकता है क्या? नो सर। बॉक्स का रीजन ज्यादा है ना, इनका रीजन तो कम है, तो बॉक्स का रीजन ज्यादा, मतलब ये हो नहीं सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों का एडिशन 100 से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। इन दोनों का एडिशन 100 से क्या आ रहा है? ज्यादा, मतलब ये दोनों दूर दूर नहीं हो सकते। क्या पहली बात ये समझ में आई? यस सर। यस सर। पहला रीत तो ये होगा कि ये दोनों कभी भी दूर दूर पॉसिबल नहीं है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि इनका दोनों का टोटल एडिशन 100 से ज्यादा है। अब ये इंटरेक्शन, ये जो इंटरसेक्शन है, इसकी मुझे पता करनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो देखो मैक्सिमम पता करना बहुत आसान है, कैसे आसान है वो समझो ध्यान से। अब इनके वेन डायग्राम में बनाऊंगा अलग अलग तरीके से। अब देखो ए और बी में ग्रेटर वाला कौन है? सर बी। है। अब देखो ये मान लो, तो बी को सुनो ध्यान से, हाँ ये बी बना दिया, मान लो ये बी का सर्कल, और इसके साथ ए का इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन तो करना ही है, क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते। तो ये मान लो मैंने इंटरेक्शन कर दिया, तो ये जो रीजन है ये मेरा क्या एक्स है, ये मेरा क्या एक्स, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये पता करना। तो एक डायग्राम मैंने ये बनाया, ठीक है, ध्यान से सुनना है ना बच्चों, मैं 2 बार समझा दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करना अच्छे से समझो। तो एक सर्कल ए बी ये था, तो बी सर्कल थोड़ा बड़ा बना है क्योंकि बी की वैल्यू ज्यादा थी, ए इससे थोड़ा छोटा होगा, ए को मैंने ऐसा बना दिया, तो ये आपका क्या एक्स है, ये आपका एक्स है। अब मान लो इस सर्कल को, इस ए को मैं थोड़ा और अंदर ले गया, ए को मैं थोड़ा और अंदर अगर ले जाऊंगा, ठीक है, तो देखो वापस से बी बना दिया, ये बी बना दिया, इस ए को थोड़ा और अंदर ले गए, तो जब थोड़ा और अंदर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा एक्स। तो ये एक्स मैक्सिमम कब आएगा? ये एक्स मैक्सिमम कब आएगा बताओ? ये ए पूरा बी के अंदर हो जाएगा। वेरी गुड। ये जो ए है, जो ये पूरा बी के अंदर अगर चला जाए, ये ए जो पूरा अगर बी के अंदर चला जाएगा, तब इनका ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा। जब ए पूरा बी के अंदर चला जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। और वो किसके बराबर आएगा? सर 63। ए के बराबर ही आ जाएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में अगर मान लो ए छोटा है बी बड़ा है, तो इनकी मैक्सिमम, इनका इंटरेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आएगी? ए के बराबर आएगी। क्या ये बात समझ में आती है? देखो ये एक्स है, ये आपका एक्स है, इसको आप मान लो धीरे धीरे अंदर लेते गए कंप्लीटली मान लो अंदर आ गया, तो यही आपका मैक्सिमम होगा इंटरसेक्शन। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? बोलो। है ना? तो हेंस यहाँ से एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ? ए के बराबर, दैट इज 63 के बराबर आ जाएगी। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 63 के बराबर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला था, ए 63 दिया था, बी 76 दिया था, और एक्स जो है वो ए और बी का इंटरसेक्शन है। एक्स जो है वो ए और बी का क्या है? इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन मैक्सिमम कब होगा? जब ये ए अंदर चला जाए पूरा बी के अंदर। यहां तक पहले किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले। एनीवन? जल्दी तो पूछो कोई सर डाउट। नहीं है सर, एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर जैसे अभी जो हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें n की वैल्यू 1 डाल के देखें तो ऑप्शन सी हमें दिख रहा है, तो अगर पेपर के अंदर हमारे पास कम टाइम हो तो इतने बड़े प्रोसेस की जगह हम डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं ना? अरे नहीं, ये मैं आपको, देखो कभी भी आप हर क्वेश्चन में वैल्यू डाल डाल के मत देखो, वो आपको क्वेश्चन गलत करवा देगा। वैल्यू डाल डाल के क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है सही होने की। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम जा रहा है। अभी आपको मैं समझा रहा हूँ ना, अभी ऐसा एक और क्वेश्चन आपको मैं करूंगा, आप 15 सेकंड में कर लोगे, लेकिन जब मैं कोई चीज एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें टाइम जाएगा ही ना। तो आप ऐसा मत सोचो ये मेथड लेंदी है, ये एक्सप्लेन, आप पहली बार चीजें को सीख रहे हो तो वो टाइम लगता है ना। अब इसी टाइप का मैं जब आप ये पूरा समझ लोगे और उसको जब सॉल्व करोगे, आप 15 सेकंड में इसका आंसर निकाल लोगे। क्लियर है? ठीक है, पहली बार में एक्सप्लेन। और अब ये आदत देखो, हम मत रखो बार बार वैल्यू रखने वाली। ये वैल्यू रखने वाली आपकी आदत कभी कभी तो क्वेश्चन सही कर देगी, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं गड़बड़ दे देगी। और जेई में बहुत कम होता है ऐसा। जेई कहीं ना कहीं आपको ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें 1 से ज्यादा ऑप्शन ऐसा देगा जहां पे वो ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट समझ, ये क्वेश्चन टफ लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आसान नहीं है कि इसको समझना डायरेक्ट। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में ये? यस सर। ठीक है, ठीक है।
तो ये इस चीज को समझो पहले आप कि देखो इसका आंसर मैं चाहता था आपको डायरेक्ट बता देता कि इसको इसमें बुक में अगर आप देखोगे ना तो डायरेक्ट वैल्यू लिखी देती है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बी इसके बराबर कर दो और मिनिमम वैल्यू इसके बराबर कर दो, लेकिन क्यों करना वो कभी कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये क्यों हो रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया आपको? मैक्सिमम वैल्यू 63 आएगी, क्या ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब मिनिमम समझो। अब मिनिमम में और अच्छा कॉन्सेप्ट और दो चीज सीखने को मिलेगी। अब मिनिमम देखो, मिनिमम कैसे सीखना है, ध्यान से देखना आप। अब मिनिमम कब होगा? अब देखो इसके लिए मैं आपको ये सिखाता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अपन ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पता कर रहा हूँ मैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा वो पता कर रहा हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को उधर भेज दिया तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये यूनियन इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन बी। क्या ये स्टेप समझ में आई? यस सर। ये स्टेप सबको समझ में आ गई? ठीक है, अब ध्यान सुनना इसमें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? मिनिमम। तो अब देखो ए तो फिक्स है, बी भी फिक्स है, ए और बी तो क्या है, फिक्स है। तो अगर मुझे ये मिनिमम चाहिए, ये कम से कम चाहिए, तो यहाँ पे जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कि छोटा कम? अगर मान लो इस चीज को मुझे कम लाना, इस चीज को मुझे कम चाहिए, तो मैं इन दोनों में से सब्सट्रैक्ट कम करूं कि ज्यादा करूं? ज्यादा। जितना ज्यादा सब्सट्रैक्ट करूंगा उतनी ही वैल्यू कम होगी। जितना ज्यादा सब्सट्रैक्ट करूंगा उतनी ही वैल्यू ये क्या होगी, कम होती जाएगी। अगर मान लो कम सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये वैल्यू ज्यादा होगी, जितना ज्यादा सब्सट्रैक्ट करूंगा ये वैल्यू कम होगी ना। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू अगर मान लो मैं 5 रखता तो y की वैल्यू कितनी आती, 5 आती। अगर x की वैल्यू में बढ़ाता 7 रखता तो y की वैल्यू कितनी होती, 2 सॉरी हाँ 3। x की वैल्यू अगर मैं 9 रखता तो y की वैल्यू कितनी होती, 2। समझ में आ रहा है? तो जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूँ y की वैल्यू घटती जा रही है। आ रहा है समझ में? हेलो, आ रहा है ना? अब बताओ ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर 100%। सर 100। ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 100%। अगर ये मैक्सिमम रख दिया तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, मिनिमम। अब समझ में आया? तो देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू अगर पता करनी है तो यूनियन क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, पूरा बॉक्स कवर हो जाए। मैक्सिमम कितना हो सकता है, पूरा बॉक्स। अब रखो वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, अब यहाँ पे रखते हैं। ए कितना दिया था, 6376। यहाँ जब रखेंगे तो 63। क्या ये स्टेप समझ में आई कि नहीं, ये बताओ, लॉजिक समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन तो आखिरी में अपन 10 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, मतलब 15 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व, लेकिन ये मतलब समझ में आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए कि अपन ऐसा क्यों करते हैं। तो जब अब देखो दो चीजें सीखी मैंने आपको। इंटरसेक्शन की अगर मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो इस फॉर्मूले में यूनियन की वैल्यू कितनी रख दोगे, 100%। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी रख दोगे, 100%। क्या समझ में आ गया? क्योंकि उस ए यूनियन बी मैक्सिमम कब होगा, देखो ये आपका यूनियन का मतलब क्या होता है, ये यूनियन मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा बॉक्स कवर हो जाए, पूरा बॉक्स मतलब 100% हो जाए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दो, ए कितना दिया था, 6376। तो 63 प्लस 76 माइनस 100। तो 63 प्लस 76 अभी अपने ऐड किया था, कितना आ रहा था सर 139। 139 माइनस 100 कितना आ जाएगा, 39। सर 39। तो एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 39। एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 39। क्लियर है? तो हेंस आपका एक्स मिनिमम कितना होगा, 39, और मैक्सिमम कितना होगा, 63। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी। 39 से 63 के बीच में। देखो ये क्वेश्चन आपको आसान, मतलब अब इसको करने का तरीका क्या हो गया, जब भी ए और बी में ए प्लस बी अगर 100 से ज्यादा आ रहा हो, ठीक है, अगर a प्लस बी की वैल्यू 100 से ज्यादा आ रही तो मिनिमम कैसे निकालना, उन दोनों को ऐड करके 100 से क्या कर देना, माइनस। उन दोनों को ऐड करके 100 से क्या कर दोगे, माइनस। तो आपकी x की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और a और b में जो छोटा है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। a और b में जो छोटी वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो अगली बार ध्यान रख लोगे, जब भी जैसे मान लो जब भी आपको दो ऐसे दिए हो सेट, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ए और बी में जो आपकी सबसे जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, उन दोनों को ऐड करो, अगर 100 से ज्यादा आ रही है,
डिसजॉइंट सेट नहीं है। अगर 100 से ज्यादा आ रही मतलब डिसजॉइंट सेट अगर नहीं है तो उन दोनों का एडिशन 100 में से माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू। क्या आ जाएगी? मिनिमम वैल्यू। क्या समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखो जेई में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया था, सी वाला। जेई में सेम क्वेश्चन आया था, है ना, मतलब सेम टाइप पे क्वेश्चन आया था पास्ट ईयर में। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन ऐसे दिए थे, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन बता रहा हूँ क्या दिए थे। यहाँ पे तो खैर इन्होंने और सिंप्लीफाइड ऑप्शन दे दिए। जेई में जो ऑप्शन आए थे वो ऐसे आए थे, 35, 38, 35 आया था, एक 38 आया था, एक आया था 76 और एक आया था 100। सॉरी सर, हाँ अब बताओ इसमें से आंसर क्या आएगा? इसी क्वेश्चन के अगर ये 4 ऑप्शन मिस्टेक नहीं है। 38 बी 39 से बड़ा तो कोई है ही नहीं इसमें, और 63 से छोटा। हाँ सॉरी मैंने फिर ऑप्शन गलत कर दिया। हाँ एक मिनट, ये 38 की जगह 40 कर लो, एक भी नहीं आएगा इसमें से तो। सर फिर 40 ही होगा। हाँ 40 कर सर दो। 40 होगा आंसर। 40 होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर? 40। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे तो फिर इन्होंने ऑप्शन में इंटरवल दे दी, लेकिन ये इस तरह से भी अगर ऑप्शन देंगे तो आपको फिर क्या सोचना है कि 39 और 63 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो आपका आंसर होगा, बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। क्लियर है? क्या आप समझ में आ गया? पक्का? यस सर। 37 का आंसर क्या होगा? 37 एक मिनट करवा आ गया आपको? सर ए आ रहा है सर। हाँ 37 देखते हैं क्या आएगा, पर ये समझ में आया 38 ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यस सर आज समझ गए। ध्यान रखना मिनिमम मैक्सिमम ऐसे निकालते हैं। चलो इसमें एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, करो। सर ये सारे क्वेश्चन आपकी अवंती के मॉड्यूल का या फिर एनसीईआरटी का है? ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन थे। मैंने आपको कहा था ना एग्जाम्पलर खरीद लेना अनसॉल्व। देख रहे हो एग्जाम्पलर में कितना अच्छा लेवल आता है। ये एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर होती है ना उसके क्वेश्चन है, उसकी क्वेश्चन मैंने क्रॉप करके करवाया आपको आज। अच्छा ठीक है? हाँ इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसकी अनसॉल्व फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के लिए खरीद लेना और साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है? इसलिए एक्चुअली जानबूझ के मैंने लिया था, मैं आपको क्लास में बताने भी वाला था कि ये सब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, तो आपको एग्जाम्पलर का लेवल अच्छा रहता है तो आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है वो। हो सकता है आपको क्लास में एग्जाम्पलर कवर ना कराए, स्कूल में भी ना कवर कराए, पर आप अपने एंड पे आप कवर करो और उसके डाउट डिस्कशन आप यहाँ पे भी कर सकते हो और अपने स्कूल टीचर के साथ भी कर सकते हो। ठीक है? तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ए दिया हुआ आपको 75%, बी दिया हुआ है मान लो 40% और एक्स जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी आपको पता करना है। सर 15। हाँ किसके बीच में लाई करेगी बताओ? चलो सर 15 से लेकर 40%। सर 10 to 15 to 40%। सर 15 से 40 के बीच में। 15 to 40%। 15 to 40%। तो कितना टाइम लगा करने में? 4 सेकेंड। 5 सेकेंड। अब आगे समझ, लेकिन क्यों करा ये समझ में आ गया आप? देखो एक चीज तो मैं आपको रखा था कैसे कर लेना, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक आपको मैंने समझा दिया, तो आप कभी नहीं भूलोगे। मैक्सिमम कब होता है? जब ये खिसक के पूरा अंदर चल जाए। और मिनिमम कब होगा? जब ए यूनियन बी को आप 100 ले लो और उसमें से क्या कर दो? माइनस। देखो सेम काम यहाँ पे करेंगे। मैक्सिमम कब होगा? इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है वो, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी थी? 40, तो ये आपकी मैक्सिमम आ जाएगी। और मिनिमम कैसे निकालोगे? दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दो। हाँ इनका एडिशन कितना आ रहा है? 115। 115 यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, तो कितना आ जाएगा? 15। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। चलो इसी में एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अब बताओ एक्स वही वापस ए इंटरसेक्शन बी, एक्स की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? 8 to 32। 8% से 32। सर 0 से लेके 32 के बीच में। अब कौन सी क्लास की? वेरी गुड। अब लोग ट्राई करो जल्दी से बताओ। सर 0 से
सर मैक्सिमम कितनी होगी ये बता दो। 32 सर मैक्सिमम 32 होगी और मिनिमम 32 0 सर मिनिमम 0 होगी इस बार मिनिमम 0 होगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो 100 में से माइनस किया था। सर दोनों को ऐड करने में 92% आ रहा है जो कि 100 से लेस है, तो हम नेगेटिव नहीं ले सकते परसेंटेज। नेगेटिव भी नहीं ले सकते हो। दूसरा लॉजिक है कि ये दोनों डिसजॉइंट हो सकते हैं इस बार, क्योंकि दोनों का एडिशन 100 से क्या है? सर हो सकते हैं। दोनों का एडिशन 100 से क्या है? कम है, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके अगर 100 से सब्सट्रैक्ट करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। और वो केस कब बनेगा? जब दोनों अलग अलग होंगे। तो दोनों जब डिसजॉइंट सेट होंगे तो इंटरेक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो, आई थिंक अब आपको लॉजिक समझ में आ। ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो कर लेना, जेई में 2-3 बार आ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपका था 37 चला। 37। चलो, तो 37 में अगर आप देखोगे ध्यान से, एक्स और वाई दो सेट गिवन है। सर इसका आंसर डी होगा। देखते हैं। डी नहीं है, डी नहीं है। एक्स में क्या बोला गया था? 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और y दिया 49n माइनस 49 n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n की आप वैल्यू रखते जाओगे तो आपके पास क्या आता जाएगा? सी आएगा फ्रांसी। तो नहीं ए आएगा। सर अगर हमने एक्स जो है अगर उसमें n को 1 रखा तो पहला 0, फिर 49, फिर 490। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, 1 मिनट वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, ठीक है। एक्स में मैंने क्या लिया? 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1, ये सही है ना? यस सर। यस सर। और यहाँ पे बोला है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे क्या क्या चीज आएगी वो लिख लेते हैं। तो n को 1 रखने पे कितना आ रहा है? 0 n को 2 रखने पे 49 3 रखने पे 490। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? 10 सॉरी क्या हो रहा है? अगला क्या होगा? एक बार डिविजिबल 490 49 से डिविजिबल है सब। अच्छा, वेरी गुड। 49 से डिविजिबल है, ठीक है। n को एक बार 4 रख के देख लो कितना है लास्ट, ताकि आपको मैं लॉजिक समझा दूंगा। सर ये है इसका आंसर। सर ये है, कैलकुलेशन में गलती हो गई थी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। y क्या दिया था आपको? 49n माइनस 49। सर 0 49 एन सर 49 एन माइनस 49 है ना? हाँ 0 होगा 1 रख के। 49n माइनस 49, ठीक है, ये दिया हुआ था। और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर इसको थोड़ा सा एक स्टेप आगे देखोगे, यहाँ पे अगर 49 कॉमन ले लें, क्या बचेगा? n माइनस 1 n माइनस 1 है ना। और n क्या है? नेचुरल नंबर है, सही है। यस सर। तो बेसिकली y के अंदर क्या क्या आएगा? 0 49 98 49 98 बेसिकली 147 49 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे। यस सर। 49 to 2 से आ जाए, 49 to 3। 49 के क्या आएंगे? सारे मल्टीपल। 49 के सारे मल्टीपल। और यहाँ पे क्या है? 49 के थोड़े बहुत मल्टीपल है, और यहाँ पे क्या है? 49 के सारे मल्टीपल। तो कौन सा सेट बड़ा है? y बड़ा है कि x बड़ा है? y बड़ा है, तो x इज अ सबसेट ऑफ y। मैं ये बोलती हूँ, ये अगर सर्कल y है तो x कहाँ पे आएगा? इसके अंदर कि इसके बाहर? सर अंदर आएगा, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो है मतलब 49 की बन रहे हैं ना, और y के अंदर वो सब आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सही बताया आपने। ये जो y है, ये y के अंदर 49 के सारे फैक्टर है, और यहाँ पे 49 के कुछ फैक्टर है। तो जो x होगा वो इसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा। तो मैं क्या बोलूं, कौन किसका सबसेट है? सर x y का। हाँ, x इज अ सबसेट ऑफ y। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? x इज अ सबसेट ऑफ y। अब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। तो अपन ने क्या करा? अपन ने x की वैल्यू पता करी, y की वैल्यू पता करी, फिर देख लिया कि हाँ x y जो है वो लार्जर है, x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज द सुपरसेट ऑफ x। ठीक है, आगे समझ में? सर ये सर वैल्यू पुट करके Yes, खेला, sir. वैल्यू पुट करके खेला सर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मैं वही समझा रहा हूँ, वैल्यू पुट अप करके आप करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों तरीके से करा करो। ठीक है, दोनों तरीके से आपको आंसर निकालना आना चाहिए, ताकि हमेशा आपके पास ये श्योरिटी रहे कि हाँ मेरा आंसर सही होगा। नहीं तो क्या होगा? नेगेटिव होने के चांसेस हो जाएंगे फिर। ठीक है, वैल्यू पुट अप करके निकालना गलत चीज नहीं है, लेकिन आप दोनों तरीके से करा करो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ये कर लो।
सर सी आ रहा है। यस सर। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। ठीक है। सर कंडीशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सर जैसे 1/x जो है उसमें पहले देखो 0 नहीं हो सकता। हाँ हाँ और x जो होगा एक रियल नंबर होगा। हाँ सर दूसरी कंडीशन में दे रखा है कि y जो है वो निगेटिव है, मतलब हाँ पहले केस में तो 1 में था, दूसरी केस में नेगेटिव x है और हाँ इसमें हाँ दे दिया x इज बिलोंग्स टू r। तो सर y में तो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है क्योंकि हमें नहीं दे रखा है कि हमें 0 रखना है नहीं रखना हाँ हाँ जी में, लेकिन एक केस में है कि 0 नहीं रखना है तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी ना, वो इक्वल नहीं आ सकती। वो तो सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ना, क्या आप फर्स्ट वाले में y को x को 0 नहीं रख सकते, यहाँ पे x को 0 नहीं रख सकते, ठीक है, वो एक वैल्यू के y इक्वल टू 0 दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो क्या सारी कोई और वैल्यू भी सेटिस्फाई नहीं करेगी? सर नहीं कर सकती सर क्योंकि 1/x और -x है ना, हमें कोई ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी जो जब हम 1/x का फ्रैक्शन तोड़े, मतलब उसको फ्रैक्टर फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म मिला तो नेगेटिव भी रहे और उसी नंबर में भी रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ओके ओके, एक तरीका ये है समझने का, एक और तरीका देखो, मुझे ये बताओ y इक्वल टू 1/x का ग्राफ पता है वो कैसा होगा? ये पता होना चाहिए सबको, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है, y इक्वल टू 1/x। आंसर क्या है? आंसर अभी देखते क्या आएगा, जो भी आंसर है पहले सीखो इस चीज को, देखो ध्यान से, ये x एक्सिस है y एक्सिस है, तो y इक्वल टू 1/x, इसका ग्राफ कैसा होगा? मतलब y इक्वल टू x का ग्राफ तो पता होगा, आई थिंक ये पता है y इक्वल टू x का ग्राफ कैसा होता है? यस सर। कैसा होता है? स्ट्रेट पैरेलल होता है ना? नहीं नहीं, y इक्वल टू x, ओ सॉरी पैराबोला क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, y इक्वल टू x क्या है? सर एक स्ट्रेट लाइन जाती है जिसमें y इज इक्वल टू 0 सर एक स्लैंट लाइन जाती है। A straight line equally inclined to both axes and passing through origin. A straight line equally inclined to both axes and passes through, मतलब y equal to x क्या है? लाइन की इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10 पे पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, y equal to x ऐसी लाइन होगी जो ओरिजिन से पास करेगी और दोनों एक्सिस के साथ क्या है? इंक्लाइंड है, तो ये आपकी इक्वेशन है y equal to x की। अब y equal to -x कौन सा होगा ग्राफ? ये वाला y इक्वल टू -x की लाइन कौन सी होगी? ये वाली, ये जो लाइन है ये y इक्वल टू -x, आ रहा है समझ में? और ये इक्वल दोनों में x को रखने पे y भी क्या आ रहा है? सेम, x और y की वैल्यू सेम आ रही, तो ये एंगल ये बीच एकदम सेंटर से जाएगी 45 डिग्री से, कहां से जाएगी? 45 डिग्री पे, क्या है समझ में आ रहा है? यस सर। ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू x का, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू -x का। अब मुझे ये बताओ y इक्वल टू 1/x ये कैसा होगा? अच्छा मानो x को अगर उधर भेज दिया आपने, अच्छा ये आपने वहां पे भी सीखा होगा, आपको मैं केमिस्ट्री में आते थे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया आप लोगों को? नो सर। नहीं पढ़ाया अभी? अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं आया अभी थर्मोडायनेमिक्स? सर अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है, स्टार्टिंग में चल रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो गया, आप 11th में हो ना, मुझे अभी एकदम से ध्यान आया आप 12th में थे, ठीक है। अच्छा बताओ y इक्वल टू 1/x जो है ना, तो ये y इक्वल टू 1/x मतलब रेसिप्रोकल फंक्शन है, मतलब रेसिप्रोकल मतलब जैसे x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे y की वैल्यू क्या होगी? घटती जाएगी, और x की वैल्यू जितनी जितनी कम करोगे y की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ध्यान से समझना इस चीज को, ये ग्राफ ध्यान भी रखना आगे के लिए। तो यहाँ पे क्या, जैसे जैसे x बढ़ेगा y कम होगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी, और जैसे जैसे x कम होगा y की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती जाएगी। इसमें बस जीरो नहीं रख सकते, तो जीरो पे फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइन। जीरो पे फंक्शन क्या होगा? नॉट डिफाइन। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पे वैल्यू ये होगी 0 पॉइंट, बहुत छोटी वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या आएगी? बहुत लार्ज आएगी। यस सर। अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, अगर x की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच, अच्छा ये यहाँ पे मैं क्वेश्चन 2 मिनट का ये क्वेश्चन हो सकता है आपने 10 सेकंड में सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट y इक्वल टू 1/x का समझाना है, क्योंकि y इक्वल टू 1/x आगे जाके आपको फंक्शंस में भी, ट्रिग्नोमेट्री में भी और केमिस्ट्री में भी काम आएगा, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, इसलिए मैं ग्राफ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दें, ध्यान से सुनो ध्यान से। y इक्वल टू 1/x से अगर x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? बहुत लार्ज होगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। बेसिकली अगर y की वैल्यू जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो y की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, y की वैल्यू क्या होगी? बहुत लार्ज। तो इसको ऐसा समझो,
मतलब जैसे जैसे जीरो के पास है y की वैल्यू बहुत लार्ज है, मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ पे आएगा बहुत ऊपर। जब x की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो y की वैल्यू बहुत लार्ज होगी, और जब x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, जैसे मान लो x की वैल्यू मैंने रख दी 1/लाख समथिंग, लाख में करोड़ में, तो y की वैल्यू बहुत छोटी होगी 0 पॉइंट समथिंग, मतलब x जब लार्ज होगा तो y की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, ये ग्राफ है y इक्वल टू 1 है, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ, इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। y इक्वल टू 1 इस ग्राफ में यही वैल्यू होती है ना कि ना ही y की वैल्यू 0 होती है ना ही x की वैल्यू 0 होती है, बस वो 0 की तरफ जाते रहते हैं। हाँ, 0 की तरफ जाती है। सुनो एक मिनट ध्यान से, ये रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। इसमें आप क्या समझोगे कि x जैसे जैसे बढ़ रहा है y घट रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है y घट रहा है, और x कभी भी, ये जो ग्राफ है कभी भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे फिर x 0 हो जाएगा, और जैसा पॉजिटिव में बनता है वैसे ही नेगेटिव में बनेगा। ठीक है, x जब नेगेटिव होगा ऐसे। तो ये जो आपका ग्राफ है, ये आपका ग्राफ किसका, y इक्वल टू 1/x का। ये जो ग्राफ मैंने आपको समझाया, ये इसका ग्राफ है y इक्वल टू 1। इसको हम एक नाम से और बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन, इसको एक नाम से और क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, एक चीज और ध्यान y भी तो इंटरसेक्ट नहीं करता ना, नहीं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर दिया मतलब आपने x को क्या रख दिया, 0। अब x को यहाँ पे 0 रख नहीं सकते, x को आप नॉट इक्वल टू 0 रख नहीं सकते, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब देखो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू 1/x का, और ये लाइन कौन सी हो गई, y is equal to minus x। क्या ये दोनों ग्राफ कभी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, नो सर, नहीं, इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। फिर आप लॉजिकली भी आप समझ सकते हो कि इनमें कभी भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो दोनों में सेम हो। और दूसरा मेरे को यहाँ पे ग्राफ समझाना था मेन, अगली बार कभी भी आए ध्यान रखना, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसा है। क्लियर है, बोलो। यस सर। चलो एक फटाफट मैं इसको खत्म कर लेता हूं। अनम्यूट करो, बैकग्राउंड में किसी का नॉइस आ रहा है, अनम्यूट करो। पूरा ट्राई करना, फिर आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आपकी मतलब डिले करने वाला था, कैंसिल करने वाला था, क्योंकि आज बुखार बहुत तेज था, लेकिन फिर भी अपन ने खैर ले ली, समझ लिया अच्छे से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर बाकी मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। सर जब अपर कॉमा को मल्टीप्लाई कर दे तो इनके कॉमा कट जाते हैं ना, क्या सर? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ए कॉमा यूनियन में बी कॉमा माइनस ए की होल में कॉमा है ऊपर, डैश 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 कॉम्प्लीमेंट है, डैश डैश। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस भी आ गया ना, एक मिनट रुक जाओ, ये सब लोग रुको, क्रॉस आपका भी पढ़ाना बाकी में, रुको। ए क्रॉस बी अभी आपको मैं सेट्स में पढ़ाने वाला, उसमें पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन अगर चाहो तो ए कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ए ट्राई कर लो, ए बी या सी। ठीक है, नीचे वाले आखिरी के दो मत करना। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ए डैश यूनियन बी डैश, इसमें से माइनस ए कर दिया और उसका वापस पूरा होल डैश ले लिया, उसका वापस क्या ले लिया, होल डैश। तो ये किसके बराबर आएगा ये पूछा सर, ए के इक्वल आएगा ना। अच्छा देखते, ए डैश यूनियन बी में से ए वाला पोर्शन क्या कर दिया, हटा दिया, और उसका वापस क्या ले लिया, डैश ले लिया, उसका वापस क्या ले लिया, डैश ले लिया। तो चाहो तो वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो, सोचो खुद से, एक बार लॉजिक लगा लो। बाकी प्रॉपर्टी भी अप्लाई करके कर सकते हो, वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। अच्छा, ये अगर मैं इसको बोलूं ए डैश यूनियन बी डैश, ये डी मॉर्गन लॉ से इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये डी मॉर्गन लॉ जो अप्लाई करते हैं, इंटरसेक्शन होल डैश, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश है, ए इंटरसेक्शन बी का क्या होल डैश है, जाएगा तो ए डैश बी डैश जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये जो हमको दिया हुआ ये है क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ। इस चीज का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के सब कुछ। तो देखो मैं ग्रीन से बना रहा हूं, इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कुछ, तो इंटरसेक्शन को छोड़ के सब कुछ ये हो जाएगा।
जो पार्ट कॉमन है सर इसको हटा देंगे ना। क्या कह रहे हो? अभी तो रुको, अभी सिर्फ एक पार्ट बनाया मैंने, रुको। ये समझ में आया इतना पार्ट? ये मैंने सिर्फ इतना पार्ट बनाया। यस सर। ये क्या था? ये बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश था। ये क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ये यहां तक समझ में आ गया? बोलो, इसमें से क्या माइनस करना है? ए वाला पोर्शन क्या करना है? माइनस। तो इसमें से अगर ए वाला पोर्शन माइनस कर दोगे तो ए वाला मतलब ये वाला पोर्शन ए का है, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ए का। तो इसमें से अगर ए वाला पोर्शन हटा दें तो देखो ध्यान से, वापस ड्रॉ करूंगा। इसमें से अगर ए वाला पोर्शन हटा देंगे तो क्या क्या बचेगा मेरे पास? मेरे पास बचेगा ये वाला रीजन। जो पहले से था उसमें से ए वाला पोर्शन क्या कर दिया? हटा दिया। यही बचेगा। और ये ग्रीन वाला और ये येलो वाला रीजन आ रहा है समझ में? यस सर। अब इस पूरे का होल डैश लेना है। इस पूरे का होल डैश लेना मतलब इस पूरे बॉक्स इसका होल डैश मतलब कौन सा रीजन बच गया? ये बचा हुआ रीजन। इस पूरे का डैश इस पूरे में से माइनस कर देना तो क्या बचा? यही तो बचेगा सर ए। हाँ, इस पूरे का होल डैश करना है मतलब क्या बचा? ए बचा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर आ गया समझ में? आप यस सर। यस सर। आप ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी ऐसे आप सोच सकते हो। ठीक है, लॉजिकली वेन डायग्राम से करना, 5th और 6th को छोड़ के। ठीक है, ये मैंने एक फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है और एक ट्रू एंड फॉल्स भी दिया है। ये आपका एग्जाम्पलर की क्वेश्चन है। तो मैं आज आपको भी क्लास नोट्स में ये दोनों भेजूंगा, तो आप घर पे इनको ट्राई करना। ठीक है? ओके सर। ओके ओके सर। ठीक है, और एक ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना घर पे। ठीक है, तो आज की क्लास में अपने 2-3 कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखे हैं, इनको ध्यान रखना। पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवाइज करवाया था मैंने आपको। फिर ये डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर ये जो 31 क्वेश्चन था इसको हमने वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करी थी। ठीक है, 35, 36 में आपको मैंने सिखाया कि कैसे इसको सॉल्व करना। बेसिक वेन डायग्राम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो 35, 36 को। फिर हमने एक ये वाला क्वेश्चन 2 किए, उसमें एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगली बार कभी आए तो ध्यान रखना। और इस टाइप के 2 क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिटेल में इसमें अपन पढ़ेंगे। और आपको मैंने होमवर्क दिया था कुछ। हाँ एक सर, सेट आपने असाइनमेंट भेजा था ग्रुप में। हाँ, एक सेट्स का असाइनमेंट भेजा था। आप उसको अब धीरे धीरे आप ट्राई कर सकते हो। बचे हुए क्वेश्चन ट्राई करना। आप कब तक सबमिट करना है सर? अब वो मंडे को डिस्कशन करेंगे उसका अपन। ठीक है? तो अच्छा, सबमिट की कोई डेट नहीं है, मतलब सबमिशन लिंक होगा कोई? नहीं, सबमिट वगैरह नहीं। आपको सबको अपनी ऑनेस्टी रखनी है। होमवर्क अगर मिल रहा है तो करना है। कोई क्लास नहीं है? कल संडे है ना? ओके सर। संडे को रेस्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट संडे से आपका टेस्ट होगा। अगले संडे आपका सेट्स का टेस्ट है। ठीक है, कंप्लीट सेट। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।